हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा जो 10th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में, जिसका नाम है वैद्युत। वैद्युत में हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, प्रकार बताया था प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। एक आया था श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या आया था, समांतर क्रम संयोजन। हमने तुल्य प्रतिरोध भी निकाला था। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला आया था हमारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये सब चीजें हमने जो है पीछे की क्लास में कवर की थी, अच्छे से डिटेल में इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, निकाला था कि ये 1/r1 वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कैसे आया था। ठीक है, तो जो हमारी आज की क्लास है इसका टॉपिक क्या है, इसका टॉपिक है वैद्युत। वैद्युत वाला चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। पहली तो यही चीज हमें कंफर्म हो कि इसके ही दोनों नाम है, एक ही नाम है, चाहे बोला जाए वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके साथ साथ इसके संबंधित जो उपकरण होते हैं, इस पर आधारित उपकरण होते हैं कि वैद्युत धारा पर कौन कौन से उपकरण, मतलब जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन से उपकरण है। तो वैद्युत धारा पर बल्ब भी आधारित होता है, जैसे हम देख रहे हैं ये बल्ब है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये जो इलेक्ट्रिक केतली, ये वाली जो है वैद्युत वाली जो केतली आती है पानी गर्म करने वाली, ये भी वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी जो प्रेस होती है इस्त्री, ये भी वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। उपकरण तो हमने पता कर लिए, ये है, ऐसे हमने नाम बता दिए। समझना हमें ये है इस क्लास में कि आखिर जो है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव होता क्या है, क्या होता है और क्यों होता है। दोनों चीजें समझेंगे कि क्या होता है और इसके पीछे का कारण है कि ये क्यों होता है। ठीक, तो जैसा कि हमें इसमें नाम में दिख रहा है, इसमें क्या नाम दिख रहा है, इसमें नाम हमें दिख रहा है वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव। इसका मतलब ये है कि जब धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा जब किसी तार में प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। देखा होगा जब बल्ब जलाते हैं, हम अपने घरों में बल्ब जलाते हैं तो बल्ब लगाते हैं, कुछ समय के बाद बल्ब हमारा जो है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। कुछ समय के बाद हमारा बल्ब जो है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। या मोटर हमारा चलता रहे, पंखे का मोटर चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कुछ समय के बाद देखें मोटर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है चलते चलते। समझ में आया। या जो हीटर होता है, हीटर जब हम चलाते हैं हीटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझ में आ गई वाली चीज। केतली है, पानी गर्म करते हैं, ये भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यही गर्म होने की घटना क्या बोली जाती है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव। क्या है, जब किसी चालक तार में, कोई चालक तार है हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है कोई चालक तार। हमारे पास क्या है, हमारे पास है चालक तार। और उस चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तार में क्या प्रवाहित की जाती है, धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, वह गर्म हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समझ में आया। वैद्युत धारा का क्या बोला जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। उपकरण भी बता दिए, ये वाली चीज लिख लेंगे, फिर हमें इस पर आधारित उपकरण निकाल लें। ठीक है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव लिख देंगे। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, वैद्युत बल्ब हो जाएगा, केतली हो जाएगा, हीटर हो जाएगा, ये सब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के पर ही आधारित उपकरण है। ठीक, अब जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा की माप हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा जो है कितनी उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकालना है हमें। दूसरी चीज, हमें बल्ब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। वैद्युत बल्ब इस पर वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, तो इस पर जो है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमें लिखना है सबसे पहले, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हेडिंग क्या लिखना है हमें, वैद्युत धारा का ऊष्मीय, वैद्युत धारा का ऊष्मीय वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव। क्या लिखेंगे इसमें, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके गर्म होने की घटना को क्या बुलाया जाता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव कहते हैं। लिखेंगे जब किसी चालक तार में, परिभाषा इसकी लिख देंगे, बता तो दी है हमने, ये वही चीज लिख देना जो बताई है।
जब किसी चालक तार में जब किसी, खुद से भी लिख सकते हैं, लिखते चलो साथ साथ में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके गर्म होने की घटना, उसके मतलब चालक तार के, तो उसके गर्म होने की घटना को, तो उसके गर्म होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा विद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय अथवा कौन सा प्रभाव बोला जाता है? तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव कहते हैं। अब एक चीज और समझ ले यहाँ पे कि उसमें जो है धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है, ये भी समझने वाली चीज है कि उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। क्योंकि हमें मालूम है ये कोई तार है हमारे पास ऐसे करके, ये कोई चालक तार हमारे पास, और इस चालक तार में क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिमान है। इसमें धारा प्रवाहित होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिमान है। जब गतिमान है तो इसमें जो इनके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। एक दूसरे से क्या होते रहेंगे? टकराते रहेंगे। समझ में आया? तो इनकी गतिज ऊर्जा के कारण ही, इनकी गतिज ऊर्जा के कारण ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो उसी में क्या उत्पन्न हो जाती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया? तो इस वजह से ये उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव अथवा तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव अथवा तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव अथवा तापीय प्रभाव पर, तापीय प्रभाव पर, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। यानी कि कौन कौन से उपकरण जो है वो किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण आधारित हैं? देखो इधर कौन कौन से उपकरण आधारित हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। एक तो विद्युत बल्ब है, समझ में आया? कौन कौन सा उपकरण है? विद्युत बल्ब हो जाएगा। निम्न उपकरण है, इसके निम्न, इस पर आधारित निम्न उपकरण है। यहाँ पे लिख देंगे विद्युत धारा, या ऐसे लिख देंगे इस पर आधारित, इस पर आधारित निम्न उपकरण है। इस पर आधारित का मतलब क्या है? निम्न उपकरण है। इस पर आधारित का मतलब है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव अथवा तापीय प्रभाव पर आधारित निम्न उपकरण है। कौन कौन से उपकरण है इस पर आधारित? देखो इधर पहला जो उपकरण है वो क्या है? पहला उपकरण जो है विद्युत बल्ब है। क्योंकि हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि जब बल्ब में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये किस पर आधारित है? धारा के कारण जो गर्म हुआ है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत बल्ब हो गया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें हो जाएगा हीटर हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्योंकि हमें मालूम है हीटर भी जो है वो क्या है? जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इससे ये भी किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत केतली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्युत केतली हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे विद्युत केतली, ठीक है, विद्युत केतली हो जाएगा। अगला यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज, फ्यूज हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सी चीजें आती हैं। विद्युत टोस्टर हो जाएगा। टोस्टर मतलब जो हम टोस्ट बनाते हैं, जो गर्म करते हैं, मतलब उसको सेकते हैं, तो विद्युत वाला जो होता है। तो ये जो सभी उपकरण है मेरे भाई वो किस पर आधारित है? ये सभी उपकरण जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है ये सभी उपकरण? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यही चीज लिख देंगे, ये सभी उपकरण जो है मेरे भाई किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इतना पॉइंट याद रखना, ठीक है।
अगला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं उष्मा उत्पन्न होती है, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे हमसे बोला है कोई तार है उसमें जो इतनी धारा प्रवाहित की जाती है, विभवांतर इतना इतने समय तक प्रवाहित की जाती है, तो उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा इसका मतलब उस तार में क्या उत्पन्न हुई है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है। हमसे पूछा जाएगा उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उसका मान ज्ञात करना है। तो ऊष्मीय प्रभाव में उत्पन्न ऊष्मा की माप। तो अगला हेडिंग यहाँ पे यही लिखेंगे, ऊष्मीय प्रभाव में, ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे ऊष्मीय प्रभाव में, ऊष्मीय प्रभाव में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ऊष्मा की माप। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो उस ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऊष्मा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। एक चीज याद रखना है कि जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, वैद्युत ऊर्जा के कारण। जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, वैद्युत ऊर्जा के कारण। तो यहाँ पे पहले पॉइंट धीरे से समझेंगे। यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होती है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, वैद्युत ऊर्जा के कारण। समझ में आया? किसी भी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, वैद्युत ऊर्जा के कारण। और उसमें जो वैद्युत ऊर्जा है, जैसे कि ये तार है और इस तार में क्या चीज प्रवाहित हो रही है, इस तार में प्रवाहित हो रही है ऊर्जा। और ये कौन सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, इसमें वैद्युत ऊर्जा। इसके कारण यहाँ पे आगे लगा बल्ब क्या होगा, जलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ऊर्जा गई है टोटल वैद्युत ऊर्जा, ये वैद्युत ऊर्जा किसमें नहीं बदल रही है, ये ना तो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल रही है, ना तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जाओं में नहीं बदल रही है। सिर्फ ये किसमें बदल रही है, सिर्फ ये किसमें, अगर मान लो इसका रूपांतरण जो है, इस वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में नहीं हो रहा है, तो वो पूरी जो ऊर्जा होगी, ये जो पूरी वैद्युत ऊर्जा है वो किसमें बदल जाएगी, पूरी पूरी वैद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी कि ऊष्मा में बदल जाएगी। समझ में आया? जैसे हमारा बल्ब जब हम जलाते हैं, तो बल्ब जब जलाते हैं तो उसमें प्रकाश आता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। दो चीजें, एक तो प्रकाश उत्पन्न होता है और बल्ब गर्म भी हो जाता है। तो जो वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है उस तार में, उस परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है वो दो भागों में बट गई है, एक तो प्रकाश ऊर्जा में, और गर्म हुआ है तो ऊष्मीय ऊर्जा में। अगर मान लेते उसका जो है प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदल रही होती, वो प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदल रही होती, तो वो पूरी ऊर्जा किसमें बदल जाती, तो वो पूरी ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाती, ऊष्मीय ऊर्जा में। समझ में आया? बल्ब में अगर प्रकाश नहीं उत्पन्न होता तो जो पूरी ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती, ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक। ये हमारे पास पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है ऐसे करके, पंखा चल रहा है, किसके कारण पंखा चल रहा है, पंखा हमारा चल रहा है वैद्युत ऊर्जा के कारण। तो ये जो वैद्युत ऊर्जा है, इस वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है, ये गतिज ऊर्जा में हो जाता है, और गतिज ऊर्जा किसका भाग है, यांत्रिक ऊर्जा का भाग है। तो संपूर्ण ऊर्जा जो है वो किसमें मतलब बदल जा रही है, वो गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा जो है, अगर वैद्युत ऊर्जा जो है ना तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, ना रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, ना प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, तो वो संपूर्ण ऊर्जा जो है फिर किसमें बदल जाएगी, वो संपूर्ण ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। समझ में आया? तो यही लिख देंगे यहाँ पे, यदि, लिखेंगे यहाँ पे यदि ऊपर बढ़ा दें थोड़ा, यदि चालक में, यदि चालक तार की संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, यदि चालक तार की संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, यदि चालक तार की संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक कमा यांत्रिक तथा प्रकाश आदि ऊर्जाओं में नहीं हो रहा है, प्रकाश आदि ऊर्जाओं में नहीं हो रहा है,
प्रकाश आदि ऊर्जाओं में नहीं हो रहा है तो वह संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा क्या बात है तो वह संपूर्ण नहीं हो रहा है तो वह संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी किसमें बदल जाएगी? संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाएगी? संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा जो है वो बदल जाएगी ऊष्मीय ऊर्जा में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ऊष्मीय ऊर्जा को हम प्रस्तुत करते हैं H से, और ये H जो है वो किसमें बदल जाएगी? वैद्युत ऊर्जा में। और वैद्युत ऊर्जा को हम किससे प्रस्तुत कर देते हैं? W से। समझ में? जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा हम W से प्रस्तुत कर देते हैं, और वो वैद्युत ऊर्जा वो सब किसमें बदल जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। यानी कि H का मान जो है वैद्युत ऊर्जा W के बराबर हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा? कि जितनी भी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है हमारी तार में, वो ना तो वैद्युत मतलब जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, ना तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, ना तो वो जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा में नहीं बदल रही, तो सभी प्रकार की ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाएगी? वो सब ऊष्मा में बदल जाएगी। वो सब किसमें बदल जाएगी? ऊष्मा में बदल जाएगी। समझ में आया? इसका एक उदाहरण भी ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारे पास तार है और इसमें बहुत सारी धारा प्रवाहित हो रही है। उसमें धारा प्रवाहित हो रही है बहुत ज्यादा, और कोई चीज उसमें हम लगाए नहीं, चला नहीं रहे, कोई लोड नहीं दे रहे हैं। जब धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है, ना तो हम पंखे चला रहे हैं, ना तो हम बल्ब जला रहे हैं, तो ना तो पंखे चला रहे हैं, ना तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर हो रहा है उस ऊर्जा का जो हमारे द्वारा तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ना तो वो यांत्रिक ऊर्जा में प्रवाहित हो रही, मतलब ये बदल रही है, ना तो बल्ब जला रहे हैं, ना तो प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। तो पूरी जो ऊर्जा है उसकी वैद्युत ऊर्जा वो किसमें बदल जाएगी? तो पूरी ऊर्जा जो है, जो वैद्युत ऊर्जा पूरी जो है वो किसमें बदल जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा में। समझ में आया? तो इसी वजह से आग भी लग जाती है उसमें, परिषद में ज्यादा धारा हो जाती है तो गर्म हो जाता है, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, कुछ चीज चल नहीं रही है, धारा तेजी से आ रही है, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न लगेगी, तार जो हमारा कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है, गर्म होके जो है वैसा फूक जाता है तार। तो इसका यही कारण होता है। तो ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा जो है H बराबर किसको जाए? किए गए कार्य के। और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। और जो हम ऊष्मा मापते हैं या ऊष्मीय ऊर्जा मापते हैं वो किसमें मापते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा को मापते हैं हम कैलोरी में। किसमें मापेंगे? ये कैलोरी में। तो कैलोरी में मापेंगे तो जो कैलोरी में बदलते हैं, जूल को जब हम कैलोरी में बदलते हैं, कितने का भाग दे देते हैं? 4.2 का। तो इसमें हम 4.2 का भाग अगर हम दे देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? W अपॉन यहाँ पे जाएगा 4.2। अब ये भाग जब दे दिया है तो ये किसमें आ जाएगी? ये जो ऊर्जा आएगी, ये जो ऊष्मा ऊर्जा आएगी वो किसमें आ जाएगी? वो आ जाएगी कैलोरी में। अगर हम इसका भाग नहीं देते तो वो किसमें आ जाती? तो आ जाती है जूल में। अब हमने इसका भाग जो दे दिया है, अब ये जो ऊर्जा आएगी वो किसमें आ जाएगी? ये आ जाएगी कैलोरी में। क्यों इसमें भाग दिया? क्योंकि एक इसमें जब हम जूल से कैलोरी में बदलते हैं तो 4.2 का क्या करते हैं? भाग करते हैं। ये हो गया। अब इसके अन्य फार्मूले आ जाएंगे, अलग अलग फार्मूले आ जाएंगे। कौन कौन से फार्मूले आ जाएंगे? एक हमने फार्मूला पढ़ा था पीछे इसी चैप्टर में, V बराबर W अपॉन Q। तो अगर हम W बराबर निकालेंगे तो W बराबर क्या रहा है? BQ। तो जो W है इस W की जगह पे क्या लिख सकते हैं? BQ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, जो W है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? BQ। तो इसका दूसरा फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे H का जो दूसरा फार्मूला आ जाएगा, इस W की जगह पे क्या आ जाएगा? W की जगह हो जाएगा यहाँ पे BQ, और BQ में अपॉन क्या आ जाएगा? 4.2। और ये भी किस में आएगा? ये भी आ जाएगा कैलोरी में। तो एक तो फार्मूला ये हो गया हमारे पास, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला और हो जाएगा। हमने पढ़ा था I बराबर, हमने क्या पढ़ा था? वैद्युत धारा I बराबर पढ़ा है Q अपॉन T। पढ़ा नहीं पढ़ा? पीछे क्लास में पढ़ा है वैद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। अब अगर हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा IT। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी लिख देंगे ब्रैकेट में कि जो Q बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिख देंगे Q बराबर होता है IT के।
तो इसका एक और फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा, इस क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे आई टी, तो हमारे पास बी लिखा है और क्यू की जगह पे आई टी तो हो जाएगा बी आई टी, और यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे। इसका एक और नया फार्मूला आ जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा बी आई टी और अपॉन क्या हो जाएगा 4.2, और ये किस में आएगा, ये आएगा कैलोरी में। तीन हमारे पास फार्मूले हो गए, अभी और फार्मूले बनेंगे। देखो इधर ये किसके पदों में बना है, ये विभवांतर और धारा के पदों में, ये विभवांतर और आवेश के पदों में। एक और हो जाएगा यहाँ पे V बराबर, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर, ये भी पढ़ा था हमने ओम के नियम में। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था, V बराबर आई आर। ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था, V बराबर आई आर। तो यहाँ पे हम V जो है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे आई आर। तो यहाँ पे अगर हम H बराबर लिखेंगे तो H बराबर क्या, इस V की जगह पे क्या हो रहा है आई आर, इस V की जगह पे क्या हो रहा है आई आर। तो अगर हम V लिखा है और इस V की जगह पे क्या लिख देंगे आई आर, तो यहाँ पे इस वाले V की जगह पे आई आर लिख दिया और क्या बचा है आई इंटू टी, तो आई आई का गुणा करेंगे तो जाए आई स्क्वायर आर टी। तो एक और फार्मूला हो जाएगा इसमें, V की जगह पे आई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी और अपॉन क्या हो जाएगा 4.2, और ये भी मान जो आएगा वो किस में आएगा, ये भी मान आएगा कैलोरी में। ये हो गए हमारे पास तीन फार्मूले। अभी एक और फार्मूला आएगा यहाँ पे, देखो ये हो गया एक और फार्मूला। अब आई बराबर हम जानते हैं वो क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, यहाँ पे ये आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया, क्योंकि हमने बी की जगह पे क्या लिख दिया है, वी की जगह पे हमने लिख दिया आई आर। वी की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, वी की जगह पे हमने लिख दिया है आई आर, और वी की जगह पे जैसे ही आई आर लिखा है तो यहाँ पे क्या बन गया आई स्क्वायर आर और इंटू में क्या हो गया टी। एक और फार्मूला पढ़ा है हमने, V बराबर जब आई आर होता है तो यहाँ पे अगर हम I का मान निकालेंगे, I बराबर क्या रहेगा B अपॉन आर। I बराबर जो होगा वो क्या होगा, I बराबर होगा B अपॉन आर। और अगर हम आई स्क्वायर निकालेंगे, वो तो लिख चुके हैं ऊपर, देखो इधर, तो अगर हम यहाँ पे तो V बराबर आई आर लिख दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम जानते हैं, जो I है वो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है B अपॉन आर। कहां से आया, ओम के नियम से आया, ये वाला है V बराबर आई आर, तो आई बराबर निकालेंगे तो V अपॉन में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये वाला इधर गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अगर स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब आई स्क्वायर है, अगर आई स्क्वायर का मान लिखेंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला इसमें मान लिख देंगे, तो इसमें जब हम मान लिखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा H बराबर कितना हो जाएगा, आई की जगह पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आर टी, और आई की जगह पे क्या लिखना है बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आई की जगह पे लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.2, और इससे जो कटेगा वो काट देंगे, और ये जो मान आएगा वो किसमें आएगा, वो मान आएगा यहाँ पे हमारा कैलोरी में। ये जो मान आएगा वो किसमें आएगा कैलोरी में। अब जो चीजें कटेंगी वो काट देंगे, देखो इधर अभी ब्रैकेट में बंद करो, फाइनल जो फार्मूला आएगा उसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। इधर इस आर से ये आर कट गया तो बी स्क्वायर टी अपॉन आर बचा, क्या बचा है एच बराबर बचा है, यहाँ पे एच बराबर बचा बी स्क्वायर टी अपॉन क्या बचेगा 4.2 इंटू आर, क्या बचा है कितना बचेगा बी स्क्वायर ऊपर बचा है इंटू टी, तो बी स्क्वायर टी अपॉन में क्या बचा आर बचा है, अपॉन में क्या बचा है आर बचा है, क्योंकि स्क्वायर एक आर से एक आर कट गया, एक आर बचा है तो एक आर बचा है, तो यहाँ पे एक आर लिख देंगे, तो 4.2 और इंटू में क्या बचा 4.2 और इंटू में क्या है आर, और ये किस में आएगा, ये आएगा कैलोरी में। तो ये सभी जो है हमने किसके फॉर्मूले निकाले हैं, ये सभी जो फॉर्मूले आए हैं वो किसके आए हैं, ये सभी फॉर्मूले आए हैं उत्पन्न ऊष्मा के। किसके फॉर्मूले आए हैं, ये उत्पन्न ऊष्मा के। किसमें उत्पन्न ऊष्मा आई है, ये उत्पन्न ऊष्मा चालक तार में। जब उसको हम गर्म कर मतलब जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, इसी घटना को क्या बोला जाता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। और जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो हमने बता दी है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसमें। अब यहाँ पे हम समझेंगे बल्ब के बारे में। किसके बारे में समझेंगे हम, बल्ब के बारे में, ठीक है। बल्ब हम सभी को मालूम है, हम क्या उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बल्ब का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं, ठीक है। तो यही चीज लिखेंगे, सबसे पहली हेडिंग इसमें लिखेंगे वैद्युत बल्ब। कौन सा बल्ब लिखेंगे, वैद्युत बल्ब। हेडिंग लिखना हमें वैद्युत बल्ब के बारे में। तो जब हम वैद्युत बल्ब लिखेंगे तो हमें सबसे पहले बल्ब का पता हो कि बल्ब होता क्या है।
तो बल्ब जो है वो एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बल्ब एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किया जाता है प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। दो चीजें बताओ बल्ब की, एक तो ये बल्ब होता क्या है, किसमें प्रयोग किया जाता है, ये चीज बताओ। इसके बाद हमें इसका पता हो सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। इसके बाद इसकी रचना पता हो, रचना मतलब ये कार्य कैसे करता है, और इसके साथ इसकी क्या पता हो, कार्य विधि पता हो। रचना मतलब होता है ये कैसे बना होता है, समझ में आया, इतनी चीजें पता हो। तो रचना और कार्य विधि इसकी हम एक साथ में ही कर देंगे। पहले तो बल्ब में क्या लिखेंगे, तो बल्ब में हम लिखेंगे कि यह एक ऐसा उपकरण है जो होता है, वही लिख देंगे। बल्ब क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो यही लिख देंगे। बल्ब एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत वही है कि जब जो है हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत धारा है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, वैसे ही हमें जो वस्तुएं दिखने लगती हैं, और ऊष्मीय ऊर्जा में कुछ भाग बदलता है, इस वजह से बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो 2 पॉइंट इसमें ये लिखना है, बल्ब यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में, जिसका उपयोग जो है प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा नंबर क्या याद रखना है, सिद्धांत। इसका सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, इसका सिद्धांत जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव पर आधारित है। एक चीज और है, अभी इसी के साथ में ही समझ लेंगे, इसके बाद हम सब चीजें लिखेंगे। अगली चीज है इसमें हमें पढ़ना है, अगला इसमें हमें पढ़ना है कि इसकी जो है रचना क्या होती है, कैसे बना होता है, रचना और कार्यविधि क्या है। देखो यार, बल्ब सभी ने देखा है, अगर देखा नहीं है तो देख लो आज बल्ब, अगर नहीं देखा हो किसी ने। देखो इधर ये होता है बल्ब, ये क्या है, बल्ब है, अच्छा बल्ब है, ये जल रहा है। ये हमारा भाई बल्ब बंद है, और ये बल्ब के हमने सभी भाग दिखाए, समझ में आया। ये जलता हुआ बल्ब है, 3 बल्ब है यहाँ पे, ये हमने दिखाया जलता हुआ बल्ब है, ऐसे जलता है। और ये अभी बंद बल्ब है, ये वाला बल्ब कैसा है, बंद है। और ये हमने दिखाया, इसमें बल्ब के सभी भाग दिखाए, इसमें बल्ब के हमने क्या दिखाए, सभी भाग दिखाए हैं। देखो इधर, अब इसकी रचना क्या है, रचना में क्या है, रचना में बस इतना लिखना होता है कि ये बल्ब जो है, किसी भी चीज की रचना लिखनी है तो जब हमें रचना अगर किसी चीज की बतानी होती है तो रचना में हम क्या बताते हैं, रचना में हम ये बताते हैं कि वो जो है कैसे बना होता है। ठीक है, बताएंगे एक बार, समझ में आ रहा है। रचना में हमें क्या बताना होता है, रचना में हमें बस यही बताना होता है कि वो कैसे बना होता है। देखो सबसे पहली तो चीज ये बना होता है कांच के खोखले गोले से। किससे बना होता है, कांच के एक खोखले गोले से। ये है कांच का एक खोखला गोला, ये किसका खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है। पहला पॉइंट ये है, कांच का एक खोखला गोला है, बना दिया कांच का एक खोखला गोला। ठीक है, पहली चीज क्या लिखना है, यह कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, दूसरे नंबर में इसमें क्या पता हो कि इसके अंदर की वायु को निकाल दिया जाता है। इसके अंदर की वायु को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो वायु भरी होती है उसको निकाल दिया जाता है। जब वायु बाहर निकाल देते हैं तो इसके अंदर वायु नहीं होगी, और जो वायु नहीं होगी उससे क्या बोला जाता है, निर्वात। जहां पर वायु नहीं होती वो क्या होता है, निर्वात। तो इसमें वायु भरी होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इसे निर्वातित कर दिया जाता है। अथवा इसमें अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं, अथवा इसमें कौन सी गैसें भर दी जाती हैं, अक्रिय अथवा निष्क्रिय गैसें, चाहे अक्रिय बोलो या निष्क्रिय गैसें भर दी जाती हैं। तो इसके अंदर जो है वायु को निकाला जाता है। वायु निकालने के बाद कांच का एक खोखला गोला होता है, वायु निकालने के बाद इसमें निर्वात कर दिया जाता है। निर्वात के साथ में या तो अक्रिय या निष्क्रिय, एक ही चीज है, गैस भर दी जाती है। ठीक है, फिर इसका जो ये जो मुंह होता है इसका, इसको क्या कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है। इसको सील बंद इस वजह से कर दिया जाता है क्योंकि बाहर की वायु जो इसके अंदर प्रवेश ना करे, तो इसे जो है क्या कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है। और इसमें जो है क्या लगे रहते हैं, जब इसे सील बंद किया जाता है, यहाँ पे ये जो है क्या लगा होता है, पीतल की टोपी लगी होती है। यहाँ पे किसकी टोपी लगी होती है, पीतल की एक टोपी टाइप की लगी होती है। जब इसे सील बंद किया जाता है तो ये हो गई पीतल की टोपी। और ये 2 पिने होती हैं, 2 पिने क्यों लगाई जाती है, 2 पिने इस वजह से लगाई जाती है होल्डर में फंसाने के लिए। तो ये 2 पिने हैं, और इसमें बीच में क्या रख दिए, टाके रख दिए। जब इसे सील बंद किया है तो बीच में हमने क्या रख दिए, टाके रख दिए, अंदर से पिन निकाल दिए, टाके हैं, पीतल की टोपी है। ठीक है, इतनी चीज होगी। अब अंदर अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है 2 तार जाते हैं, 2 सुचालक तार जाते हैं, 2 तार जाते हैं। और वो तार जो जाते हैं इनकी यहाँ से बाहर से, यहाँ से जो मतलब जो इधर से आएंगे, यहाँ पे कांच की एक नली होती है, पतली एक कांच की नली होती है, पतली सी, देखा होगा कांच। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे क्या लगी है, कांच लगी है। और किस कांच के अंदर 2 सुचालक तार पड़े हुए होते हैं।
तो ये कांच है, कांच के अंदर दो चालक तार हैं, वो एक दूसरे से यहाँ तक नीचे तक आते हैं, और नीचे यहाँ पर ये जो है क्या कर दिया जाता है, एक जो है ये तंतु लगा दिया जाता है, फिलामेंट का तंतु। इसका तंतु लगा दिया जाता है, फिलामेंट का। समझ में आया? तो ये कांच की छड़ है, और कांच की छड़ के अंदर क्या मोटा सुचालक तार है, और इसे कांच का बल्ब बोल दिया, इसे एक तंत्र लगा दिया, जिसे क्या बोला जाए, जिसका वो तंत्र किसका बना होता है, फिलामेंट का। समझ में आया? ये कांच इस वजह से लगाई जाती है, इसमें मोटा सुचालक तार जो है कांच के अंदर इस वजह से रखा जाता है कि ये दोनों तार एक दूसरे को कहीं पर टच ना करें, अगर टच कर जाएंगे तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये इसकी हो गई रचना। अब रचना के बाद इसी में हम इसकी कार्यविधि लिख देंगे। कार्यविधि क्या लिखेंगे? कार्यविधि में यही लिख देंगे यहाँ पे कि जो है इसमें जब जो है धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो है ये फिलामेंट का तंत्र जो है तप्त होकर क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि ये जब गर्म हो जाता है, धीरे धीरे एकदम से गर्म हो जाता है, और वो क्या उत्पन्न करता है, गर्म होके वो लाल हो जाता है, एकदम से श्वेत तप्त हो जाता है, और श्वेत तप्त होकर वो क्या उत्पन्न करने लगता है, प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी यही लिख देना, यह एक कांच का खोखला गोला होता है। बल्ब में क्या लिखना है, हमने बताया बल्ब एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, या हम लिख ही दे रहे हैं बल्ब वाले में। बल्ब वाले में क्या लिखा था, वैद्युत बल्ब में लिख देना, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, जिसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, जिसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। अगर हमसे बोला जाए इसका सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत अभी हमने बताया, इसका सिद्धांत किस पर आधारित है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो यही लिख देंगे, इसका सिद्धांत वैद्युत धारा के, एक नंबर में भी हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है इसका सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका सिद्धांत वैद्युत धारा की ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव पर, इसका सिद्धांत वैद्युत धारा के ऊष्मीय अथवा तापीय प्रभाव पर आधारित है। अगली हेडिंग लिख देना इसमें, रचना एवं कार्यविधि। अगली हेडिंग क्या लिख देना, रचना एवं कार्यविधि, एक ही में लिख देंगे, रचना एवं क्या लिखेंगे, कार्यविधि। तो रचना में हमने बताया था, रचना में क्या लिखेंगे, तो रचना में यही लिखेंगे, यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर इसे निर्वातित कर दिया जाता है, अक्रिय गैस भर दी जाती है, और इसके जो है सिरे को, इसका मुंह बंद कर दिया जाता है, जिस पर दो टांके लगा दिए जाते हैं, जिसमें दो क्या लगी होती है, पिने लगी होती है। इसके अंदर जो है कांच की दो नली पड़ी होती है, जिसके अंदर दो सुचालक तार पड़े होते हैं। इन तारों का संबंध किससे कर दिया जाता है, दो जो है टंगस्टन की तंतु से कर दिया जाता है। यही चीज है ना, तो यही है इसमें, यही चीज हमने जो बताया वही लिखेंगे। यह कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर इसे निर्वातित कर दिया जाता है, या क्या भर दी जाती है, अक्रिय गैसें भर दी जाती है। इसके मुंह को बंद कर दिया जाता है, इसके मुंह को क्या बंद कैसा कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिसके ऊपर जो है टांके लगे रहते हैं, पीतल की टोपी लगी रहती है, यहाँ पे साइड में दो पिने रहती हैं होल्डर में फंसाने के लिए, कांच की दो छड़ें होती हैं, और छड़ों के अंदर दो मोटे सुचालक तार होते हैं, और इन तारों का संबंध नीचे किससे कर दिया जाता है, फिलामेंट के तंतु से कर दिया जाता है। तो जैसे हमने बताया वैसे लिखेंगे, या तो यहाँ पे लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। समझ में आया, ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं, जैसा हमने बताया वैसे इसमें लिखा है। देखो इधर क्या है, बल्ब क्या है, यह कांच का एक खोखला गोला है, जैसे हमने अभी बताया वही है, वो नहीं लिखना ऊपर वाला, यहाँ से वैद्युत बल्ब लिखा है तो ये हटा देना, क्योंकि ऊपर की चीजें यहाँ पे वैद्युत बल्ब नहीं। अब क्या हमने पीछे हेडिंग दिखाई है, हमने पीछे हेडिंग दिखाई है रचना एवं कार्यविधि, उसी में लिख देना है, यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर या तो इसे निर्वातित कर दिया जाता है, अथवा इसमें कोई निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी भर दी जाती है, नाइट्रोजन अथवा आर्गन। इसका भी पॉइंट हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन या आर्गन। उसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है ऑब्जेक्टिव में,
तो अक्रिय गैसें तो भरी जाती है, हमें अक्रिय गैसों का नाम भी बताओ, नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भर देते हैं। अब क्या होता है, इसके ऊपरी भाग पर धातु की एक टोपी लगी रहती है, ऊपर क्या लगी है, टोपी लगी रहती है, जिसके दोनों ओर क्या लगी होती है, दो पिनें लगी होती हैं। टोपी के मुंह को क्या कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है, और वो किससे किया जाता है, चपड़ा या लाख से भरकर कैसा कर देते हैं, सील बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बाहर की वायु अंदर ना आए। इस चपड़े पर जस्ते के दो टांके लगे रहते हैं, ठीक है, दो टांके लगे हैं, और टांकों का संबंध किससे है, दो चालक तारों से है, और कांच की लंबी छड़ से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। रूप में तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरों पर इनके क्या लगा रहता है, टंगस्टन का तंतु लगा रहता है, जिससे क्या बोला जाता है, जिस टंगस्टन के कुंडली, बारीक कुंडली के रूप में टंगस्टन लगा रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, टंगस्टन का तंतु। और ये हमसे पूछा जाता है टंगस्टन का ही तंतु क्यों लगाया जाता है, तो टंगस्टन का तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन का तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी नहीं गलेगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तब गलेगा। लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर, 3400 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। इस वजह से इसमें जो है क्या होता है, टंगस्टन का तंतु लगाया जाता है। जब तंतु में धारा बहती है तो इसी में लिख देना, जब तंतु में धारा बहती है तो यह उच्च तप्त होकर क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। बस इतना लिखना है इसमें वैद्युत बल्ब में। हो गया वैद्युत बल्ब, क्या चीज हो गई है, वैद्युत बल्ब हो गया। समझ में आया, बताओ यहां तक सभी को समझ में आया, कोई समस्या है। हमने ये भी लिखा दिया कि टंगस्टन का ही तंतु क्यों लगाया जाता है, समझ में आया। अगर हमसे बोला जाए कि टंगस्टन का ही तंतु क्यों लगाया जाता है, तो टंगस्टन का तंतु इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका जो है गलनांक कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक। एक और पॉइंट होता है, अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती हैं, अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती, इतना लिख देना है। फिर इसमें हमसे ऐसे पूछा जाता है कि वैद्युत बल्ब में अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती, तो अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती हैं, आप लिख देंगे हेडिंग, वैद्युत बल्ब में अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती हैं, क्यों भरी जाती हैं। ये भी हमसे पूछा गया एक आध बार, जो है वैद्युत बल्ब में अक्रिय गैसें क्यों भरी जाती हैं। तो वैद्युत बल्ब में अक्रिय गैसें इसलिए भरी जाती हैं, बाष्पीकरण ना हो पाए, समझ में आया, बल्ब का अंदर जो है बाष्पीकरण ना हो जाए। क्योंकि अगर गैसें भरी होंगी, अगर मान लिया कोई क्रियाशील गैसें भरी हो, इसके अंदर क्रियाशील गैस भरी हो, या इसके अंदर हमने जो वायु निकाली थी वायु भरी रहने देते। अगर क्रियाशील गैस है या वायु भरी है उसके अंदर, तो ये क्रियाशील गैसें अथवा वायु जो है उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा, समझ में आया। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होगी उसके अंदर, तो ऊष्मा वायु के संपर्क में जब ऊष्मा आएगी तब इसका क्या हो जाएगा, वायु का बाष्पीकरण हो जाएगा, यानी कि ये जो है इसके अंदर वाष्प निकलेगी, ये ऊपर जाएगी, समझ में आया, तो बाष्पीकरण हो जाएगा। इस वजह से बाष्पीकरण को रोकने के लिए किसका क्या करते हैं, अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं, निर्वातित रखते हैं। कैसा रखते हैं, या तो निर्वातित रखते हैं या क्या रखते हैं, अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। लिख देंगे यहाँ पे, अक्रिय गैसें बल्ब के अंदर बाष्पीकरण नहीं होने देती हैं, इस वजह से या इस कारण से इन्हें बल्ब में भरा जाता है, इस कारण से इन्हें किसमें भरा जाता है, बल्ब में भरा जाता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा, बाकी जो हम कल कराएंगे। एक बार जो अच्छे से क्लास देखेंगे, आज यहीं तक रखें, ठीक है।